एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हिंदी पढ़ा रहे हैं। लेसन का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। इसके लेखक हैं द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना बच्चों। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है आपके प्रश्नावली में, आपके अभ्यास प्रश्न में जो है पहला टॉपिक है अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई नहीं दिए, आपको यहाँ से लेकर के निरुपाय होकर भाग चली, यहाँ तक का हम देखेंगे। तो पहला ऊपर लिखा उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखो। तो बच्चों पाठ का नाम तो आपका है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर बात यह है, अब देखेंगे कहाँ कहाँ रेखा है उसकी हम व्याख्या करेंगे। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों को उच्छेद कर डालते हैं। हम इसकी जो है व्याख्या करेंगे। तो बच्चों यहाँ आगे लिखो हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्तियों में सूर्योदय से पहले का चित्रण करते हुए सूर्य की तुलना वीरों से की गई है, बहादुरों से की गई है, तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि तेजस्वी पुरुषों के सेवक भी अपने स्वामी के अनुरूप ही प्रतापी और तेजस्वी होते हैं। भैया अगर जो है मालिक शक्तिशाली होगा तो उसके नौकर भी शक्तिशाली होंगे, है ना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कल्पना करते हैं मानो सूर्य देव के उदित होने से पूर्व उनका सारथी अरुण उपस्थित हो गया है और उसने जगत के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर दिया है। अपनी बात का समर्थन करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि शक्तिशाली तेजस्वी और वीर पुरुषों के सेवक भी शक्तिशाली पराक्रमी तथा वीर होते हैं। अनेक बार वे अपने स्वामियों को कष्ट न देकर उनके बहुत से काम स्वयं ही कर देते हैं। उनके विरोधियों को भी वे स्वयं ही समाप्त कर डालते हैं। इसी प्रकार सूर्य के आगमन से पूर्व उनके सारथी अरुण ने संपूर्ण अंधकार को पराजित कर दिया है। देखो बच्चों, अगर मान लिया किसी का मालिक ताकतवर है, मालिक अगर प्रभावशाली है तो उसके नौकर भी प्रभावशाली होते हैं। यहाँ पर जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जो बहुत बड़े हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने यही कल्पना किया है ना। अब जैसे मालिक लफूस है, मालिक जो है लल्लू पंजू है, तो उसके नौकर भी लल्लू पंजू होंगे, है ही नहीं ना। अगर मालिक ताकतवर है तो नौकर भी ताकतवर होंगे। मालिक को मेहनत नहीं कराते, वो नौकर ही मेहनत खूब कर लेते हैं। नौकरों के प्रभाव से उसके जो है चेले, उसके नौकरों के प्रभाव से दुश्मन भी प्रभावित होते हैं। यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यही परिकल्पना किया है, कल्पना किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भगवान सूर्य देव का सारथी कौन है। सारथी जो रथ हाँकता है, तो भगवान सूर्य देव का सारथी अरुण देव है। अरुण जो है भगवान सूर्य के सारथी हैं। अंधकार का शत्रु किसे बताया है, अंधकार का शत्रु यानी किसे बताया गया है। तो उपयुक्त पंक्तियों में लिखा कि अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, यानी अंधकार के विकट वैरी कौन है, अंशुमाली। अंशुमाली किसको कहते हैं, सूर्य देव को। तो सूर्य देव जो है अंधकार के विकट वैरी हैं, दुश्मन है। अगला क्वेश्चन, अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया। अरे अंधकार का समूल नाश सूर्य देव के सारथी अरुण देव ने कर दिया है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक देखेंगे, सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। यहाँ से लेकर के जो है देशों, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं, यहाँ तक हम देखेंगे। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो बच्चों शीर्षक तो आपके जो है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन
और लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर जिस जिस लाइन के नीचे रेखा है हम उसकी व्याख्या करेंगे। कहाँ कहाँ रेखा है? सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक ही नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। हम यहाँ तक की व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग और रेखांकित अंश की व्याख्या। और लेखक ने स्पष्ट किया है कि सज्जन और उदार हृदय वाले, यानी यहाँ पर लेखक ने सूर्य की किरणों की तुलना सज्जन मनुष्यों के गुणों से की है। तो लेखक ने स्पष्ट किया कि सज्जन और उदार हृदय वाले महानुभावों की उन्नति से समाज के अन्य व्यक्तियों का भी हित होता है। उनके क्रियाकलाप केवल अपने सुख और आनंद के लिए ही नहीं होते, वरन उनसे अन्य व्यक्ति भी सुखी और आनंदित होते हैं। उनके महान कार्यों से पूरा संसार लाभ उठाता है। सज्जन उदारशीलता के साथ साथ न्यायशील भी होते हैं। वे अपने अथवा पराये में न्याय के समय कोई भेदभाव नहीं करते। इस दृष्टि से सूर्य की उदारता और न्यायशीलता भी प्रशंसनीय है। सूर्य ने उदित होकर उदयांचल को तो शोभा संपन्न कर ही दिया, साथ ही अन्य प्रदेशों की भी शोभा में भी श्री वृद्धि की, यानी बढ़ोतरी की। अतः सूर्य भी उदारशील सज्जन मनुष्य के समान ही है। यहाँ पर बच्चों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कहना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति यानी भारतीय सभ्यता का मूल तत्व इसी भाव पर टिका है, यानी भला करो तो सबका भला करो। अब जैसे मान लीजिए सूर्यदेव उदयांचल पर्वत पर उदय हुए तो उन्होंने खाली उदयांचल पहाड़ को ही प्रकाशित नहीं किया, अन्य पहाड़ों को भी प्रकाशित किया। इसलिए लेखक यही कहना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति का मूल तत्व इसी भाव पर टिका है कि मनुष्य को अपनी विभूतियों को मिल बांट कर ही प्रयोग करना चाहिए। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोवों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अरे यही सयानो काम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य देव के स्वभाव के विषय में लेखक के क्या विचार है। तो सूर्य देव, आइए देखते हैं। सूर्य देव उदार स्वभाव वाले और न्यायप्रिय हैं। वे सभी के लिए समान रूप से हितकारी हैं। किसी के साथ भी पक्षपात करने की अथवा अपने पराये की भावना उनमें नहीं है। यदि वे पक्षपात करने की भावना से युक्त होते तो अपनी स्वर्णिम रश्मियों से केवल उसी भूमि अथवा पूर्व दिशा के पर्वत शिखरों को आलोकित करते जहां उनका उदय होता है, परंतु वे तो सभी के प्रति समानता का भाव रखते हैं तथा सभी पर्वतों और सभी दिशाओं को अपने स्वर्णिम आलोक से शोभायमान करते हैं। प्रातः काल के समय सूर्य की रक्तिम किरणें जब समस्त पर्वतों के शिखरों पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पर्वतों ने दोपहरिया पुष्पों के समान लाल रंग के मुकुट अपने अपने शीश पर धारण कर लिए हो। सूर्य देव के इस उदारशील स्वभाव को देखकर यह सहज ही बोध हो जाता है कि उदार वृत्ति वाले, उदार चरित्र वाले, उदार वृत्ति वाले सज्जनों का ये स्वभाव होता है कि वे अपनी योग्यता, शक्तियों और आचरण से अपने निज स्थान को तो लाभान्वित एवं शोभायमान करते ही हैं, साथ ही दूसरे स्थानों के प्राणियों का भी समान भाव से कल्याण करते हैं। किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण भावना से सर्वथा एवं सदैव विरत रहते हुए जन जन का कल्याण करना ही उनका स्वभाव है। यह सूर्यदेव ने शिक्षा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा गया है। तो लिखिए, प्रातःकाल के समय सूर्य की रक्तिम किरणें, लाल लाल किरणें जब समस्त पर्वतों के शिखरों पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वतों ने दोपहरिया पुष्पों के समान लाल रंग के मुकुट अपने अपने शीश पर धारण कर लिए हो। प्रस्तुत गद्यांश में सूर्य देव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है।
तो यहाँ पर उदार एवं विराट हृदय वाले सज्जन व्यक्तियों की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। सूर्य देव के द्वारा प्रभावपूर्ण दृष्टांत के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को अपनाने की दिशा में प्रेरित किया गया है। यहाँ पर यही हम लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है उदयांचल के शिखर रूपांगन में बाल सूर्य को खेलते हुए से लेकर के आपको आ जाएगा होकर जरा ही देर में वो आकाश में आ गया। इस टॉपिक पर हम परिचर्चा करेंगे। उपरोक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम और लेखक का नाम तो वही रहेगा जो पहले हमने बताया। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहाँ कहाँ लाइन देखेंगे। उदयाचल के शिखर रूपांगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जानुपाड़ी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। हम इसकी व्याख्या करेंगे। हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हम लिखेंगे जब सूर्य उदित होता है तो वो अपनी लालिमा के कारण शिशु के समान प्रतीत होता है। धीरे धीरे वह उदयांचल के शिखर पर क्रीड़ाएं करने लगता है। जिस प्रकार घर के आंगन में किसी सुंदर शिशु को क्रीड़ाएं करते और घुटनों के बल चलते देखकर स्त्रियों को हर्ष का अनुभव होता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन बाल सूर्य को उदयांचल के शिखर पर धीरे धीरे चलते हुए देखकर कमलिनियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। कमलिनियाँ बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देखकर हर्षित होने लगी। अर्थात सूर्य के उदित होते ही कमल और कमलिनियाँ विकसित होकर अपने आनंद और उल्लास को व्यक्त करने लगी। शिशु सूर्य के प्रति कमलिनियों के इस आकर्षण को देखकर आकाश देवी के हृदय में भी वात्सल्य की भावना का संचार होने लगा। वह बाल सूर्य के स्वरूप पर मुग्ध हो गई और पक्षियों के चहचहाने के बहाने आ बेटा कहकर उसे पुकारने लगी। प्रकृति रूपी माता के इस ममतापूर्ण दुलार से बाल सूर्य अत्यधिक हर्षित हो गया और वो अपने रश्मि रूपी सुकोमल हाथों को फैलाकर आकाश देवी की गोद में कूद गया। इस प्रकार उदयांचल के शिखर पर उदित होने वाला सूर्य कुछ ही देर में आकाश में चमकता हुआ दिखाई देने लगा और चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल गया। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय होने के समय कमल और कमलिनियों पर क्या प्रभाव पड़ा। सूर्योदय होते देखकर कमलिनियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। कमलिनियाँ बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देखकर हर्षित होने लगी। अर्थात सूर्य के उदित होते ही कमल और कमलिनियाँ विकसित होकर अपने आनंद और उल्लास को व्यक्त करने लगी। अगला क्वेश्चन, उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है। सूर्य उदित होते समय वो अपनी लालिमा के कारण शिशु के समान प्रतीत होता है। किसे देखकर कमलिनियाँ आनंद हुई। बाल सूर्य को देख करके कमलिनियाँ आनंदित हुई। इस लेसन का बच्चों अगला टॉपिक, आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। यहाँ से लेकर के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया। हम यहाँ तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग और प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के है ना महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक द्विवेदी युग के प्रवर्तक और हिंदी साहित्य के सूर्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आप ये लिखना। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहाँ कहाँ लाइनें हैं, कहाँ कहाँ देखिए। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वो जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा, है ना, सदृश हो गया। यहाँ तक कि हम व्याख्या करेंगे। तो बच्चों हेडिंग और रेखांकित अंश की व्याख्या आइए लिखते हैं। उदयांचल पर उदित होने के पश्चात सूर्य जैसे ही आकाश में थोड़ा ऊपर उठा तो उसकी लाल लाल किरणें नदियों के जल पर पड़ने लगीं।
इसके परिणाम स्वरूप नदियों ने एक अलग ही अद्भुत रूप धारण कर लिया। नदियों के दोनों तटों के मध्य बहती जलधारा सूर्य की लाल लाल किरणों के प्रभाव से मदिरा की धारा के रूप में परिवर्तित हो गई, अर्थात नदियों का जल पक्की मदिरा के रंग के समान लालिमा युक्त हो गया। अभी कुछ पहले तक जबकि सूर्य उगा नहीं था, सभी दिशाओं में अंधकार इस प्रकार छाया हुआ था मानो अंधकार की घटा के रूप में हाथियों का दल अड़ा खड़ा है। सूर्य ने उदय होते ही मानो अपनी किरणों रूपी बाणों से उन हाथियों के समूह को मार डाला हो। बाण लगने के परिणाम स्वरूप हाथियों के घावों से निकला हुआ रक्त इन नदियों के जल में आकर मिल रहा हो और उसे लाल बना रहा हो। अगला क्वेश्चन, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगा? तो उत्तर में लिखो, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल परिपक्व मदिरा के रंग की तरह प्रतीत होने लगा। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई? तो प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना हाथियों रूपी घटा से की गई। सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट कर दिया? सूर्य की किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों के घाटा को समस्त समूल नष्ट कर दिया। इसके बाद बच्चों, इस लेसन का आखिरी टॉपिक, तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है। यहाँ से ले करके आप लिखेंगे राजनीति यही कहती है। हम यहाँ तक की टॉपिक देखेंगे। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम जो है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ लाइन है हम वहाँ व्याख्या करेंगे। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, न करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है। हम इसकी व्याख्या करेंगे, हेडिंग और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर बच्चों ये लिखना, अंधकार को नष्ट करने के बाद सूर्य तारों को भी इसलिए नष्ट करता है क्योंकि तारे भी उसके शत्रु हैं। अंधकार बड़ा शत्रु है, इसलिए सूर्य पहले उसे नष्ट करता है। इस काम में वो थोड़ा बहुत तारों का सहयोग भी लेता है, किंतु सूर्य समझता है कि तारे भी उसके शत्रु हैं क्योंकि वे रात्रि अंधकार के सहयोगी हैं। कौन? तारे। अतः सूर्य उन्हें भी बलपूर्वक बाहर निकाल फेंकता है। ये राजनीति का कूटनीतिक सिद्धांत है। सर्वप्रथम बड़े शत्रु को पराजित करने के लिए छोटे शत्रु से सहयोग लो, तत्पश्चात छोटे शत्रु को भी दूर खदेड़ दो। अगला क्वेश्चन, तारों का समूह देखने में कैसा प्रतीत होता है? तो उत्तर में लिखो, तारों का समूह देखने में छोटा शत्रु प्रतीत होता है। बड़ा शत्रु है अंधकार यानी रात्रि और छोटा शत्रु है तारे, क्योंकि अंधकार की बदौलत ही तारे चमकते हैं, इसलिए दोनों को भगाओ। ये सूर्यदेव की राजनीति है। गद्यांश के अनुसार राजनीति क्या कहती है? गद्यांश के अनुसार यह राजनीति का कूटनीतिक सिद्धांत है कि सर्वप्रथम बड़े शत्रु को पराजित करने के लिए छोटे शत्रु के सहयोग लो और तत्पश्चात छोटे शत्रु को भी दूर खदेड़ दो। सूर्योदय का अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? तो सूर्योदय के समय दो कार्य एक साथ होते हैं। एक ओर अंधकार समाप्त होता है और दूसरी ओर तारे छिपने लगते हैं। अंधकार के साथ साथ सूर्य तारों को भी आकाश की सीमा से बाहर कर देता है। ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है, सूर्य अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए ही ऐसा करता है। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो तथा बेल आइकन घंटी बजा दो और इस वीडियो को शेयर करो जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले। धन्यवाद।